हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है राजा और उनके राज्य। इस अध्याय में हम जानेंगे नए राज्यों का उदय कैसे हुआ, सामंत कौन थे, राजपूतों की विशेषताएं, चोल साम्राज्य क्यों प्रसिद्ध था, मंदिरों का महत्व क्या था और उस समय की प्रशासन तथा कर व्यवस्था कैसी थी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि यह चैप्टर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे नए राजवंशों का उदय कैसे हुआ। 7वीं शताब्दी आते आते उपमहाद्वीप में बड़े जमींदार और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा उन्हें अपना सामंत मानते थे। जो उसमें सामंतों का काम था वो ये था कि राजाओं के लिए उपहार लाना, दरबार में हाजिरी लगाना और सैन्य सहायता देना। अब हम जानेंगे महासामंत के बारे में। जब ये सामंत अधिक शक्तिशाली और अमीर हो जाते थे तो खुद को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। कई बार ये अपने राजा के नियंत्रण से आज़ाद भी हो जाते थे। इसमें महासामंत का अर्थ है पूरे क्षेत्र का महान स्वामी। अब हम इसके कुछ मुख्य उदाहरण देखते हैं, जिसमें पहला है राष्ट्रकूट। शुरुआत में ये कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग में अपने चालुक्य स्वामी को हटाकर खुद का शासन स्थापित किया। दूसरा है हिरण्यगर्भ अनुष्ठान। दंती दुर्ग, जो जन्म से क्षत्रिय नहीं थे, ने ब्राह्मणों की मदद से हिरण्यगर्भ यानी सोने का गर्भ नामक एक यज्ञ किया। माना जाता था कि इससे व्यक्ति जन्म से क्षत्रिय न होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा जन्म लेता है। तीसरा उदाहरण है कदम्ब मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र। ये दोनों जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने अपना पारंपरिक पेशा छोड़कर शस्त्र अपना लिए और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। अब हम जानेंगे राज्यों के प्रशासन के बारे में। ये नए राजा खुद को बड़ा दिखाने के लिए भारी भरकम उपाधियां धारण करते थे, जैसे महाराजाधिराज, जो राजाओं के लिए है, और त्रिभुवन चक्रवर्तीन, 3 भुवनों का स्वामी, जिसमें पहला है संसाधनों का संग्रह। राजाओं को शासन चलाने, महलों और मंदिरों के निर्माण और युद्ध लड़ने के लिए संसाधनों की ज़रूरत होती थी। अब प्रश्न है, कर कहाँ से आता था? जिसमें उत्पादकों जैसे किसानों, पशुपालकों और कारीगरों से। उन्हें अपने उत्पादन का एक हिस्सा लगान या टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ता था। व्यापारियों से भी व्यापार करने पर टैक्स लिया जाता था। अब हम जानेंगे चोल काल के कर के बारे में। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में 400 से अधिक विभिन्न प्रकार के करों का उल्लेख मिलता है। सबसे अधिक चर्चा वेट्टी की है, जो नगद नहीं बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, और कदमे, जो कि भू राजस्व था। अब हम जानेंगे प्रशस्तियाँ और भूमि अनुदान क्या है। प्रशस्ति क्या है? प्रशस्ति का अर्थ है किसी की प्रशंसा में लिखा गया पत्र। इन्हें विद्वान ब्राह्मणों द्वारा संस्कृत या अन्य भाषाओं में लिखा जाता था। इनमें राजाओं के शूरवीर और विजयी योद्धा के रूप में दिखाया गया था, भले ही वो पूरी तरह सच ना हो। जिसमें पहला है ग्वालियर प्रशस्ति। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिली एक संस्कृत प्रशस्ति में प्रतिहार राजा नागभट्ट के कामों का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। दूसरा है भूमि अनुदान। राजा खुश होकर ब्राह्मणों को भूमि उपहार में देते थे। ये अनुदान तांबे के पत्तों पर दर्ज किए जाते थे, जिन पर राजा की राजकीय मुहर लगी होती थी, ताकि वे कानूनी दस्तावेज बन सके। हमारा अगला टॉपिक है धन के लिए युद्ध। शासक सिर्फ अपने राज्य को संभालते नहीं थे, बल्कि धन और क्षेत्र बढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों पर हमला भी करते थे। जिसमें पहला है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष। गंगा घाटी में कन्नौज नगर रणनीतिक और व्यापारिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण था। इस पर नियंत्रण पाने के लिए 3 बड़े राजवंश सदियों तक आपस में लड़ते रहे, जिसमें पहला है गुर्जर प्रतिहार, दूसरा है राष्ट्रकूट और तीसरा है पाल वंश। चूँकि इस लंबी लड़ाई में 3 पक्ष शामिल थे,
इसलिए इतिहासकारों ने इसे त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया। दूसरा है सुल्तान महमूद गजनी। वह अफ़गानिस्तान के गजनी का शासक था। उसने भारत पर 1000 से 1025 ईस्वी के बीच 17 बार हमला किया। उसका मुख्य उद्देश्य भारत के संपन्न मंदिरों को लूटना था, जिसमें गुजरात का प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। उसने इस लूटे हुए धन का उपयोग गजनी में एक भव्य राजधानी बनाने के लिए किया। महमूद ने अपने साथ आए विद्वान अल बिरूनी को भारत का विवरण लिखने का काम सौंपा। अल बिरूनी ने अरबी भाषा में किताबुल हिंद का नाम एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। तीसरा है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी। चाहमान, जिसे बाद में चौहान कहा गया, दिल्ली और अजमेर के आसपास शासन करते थे। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान था। अब हम जानेंगे तराइन के युद्ध के बारे में, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने अफगान शासक सुल्तान मोहम्मद गौरी को हराया। तराइन का दूसरा युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ, ठीक अगले ही साल गौरी ने पलटवार किया और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई। अब हम जानेंगे चोल राजवंश के बारे में, जिसमें हम जानेंगे चोल सत्ता में कैसे आए। कावेरी डेल्टा में मुत्तरयार नाम के एक छोटे से परिवार की सत्ता थी, जो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के सामंत थे। उरैयूर के चोल वंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुत्तरयारों को हराकर डेल्टा पर कब्जा कर लिया। वहां उसने तंजावुर शहर बसाया और निसंबो सुदीनी देवी का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य का विस्तार किया। अब हम जानेंगे भव्य मंदिर और कांस्य मूर्तिकला के बारे में। राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाए गए तंजावुर और गंगईकोंडचोलपुरम के मंदिर वास्तुकला और मूर्तिकला के चमत्कार हैं। चोल मंदिर सिर्फ पूजा के स्थान नहीं थे, बल्कि वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। अब हम जानेंगे कांस्य मूर्तियों के बारे में। चोल काल की कांस्य मूर्तियाँ विश्व में सबसे उत्कृष्ट मानी जाती हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध भगवान शिव की नटराज रूप की मूर्ति है। अधिकांश मूर्तियाँ देवी देवताओं की होती थी, लेकिन कुछ भक्तों की भी बनाई जाती थी। अब हम जानेंगे चोल साम्राज्य में कृषि और सिंचाई के बारे में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। इन शाखाओं से उपजाऊ मिट्टी जमा होती थी, जो चावल की खेती के लिए उत्तम थी। 5वीं और 6वीं सदी में तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हुई। सिंचाई के लिए कुएं खोदे गए और बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बड़े बड़े सरोवर बनाए गए। हमारा अगला पॉइंट है साम्राज्य का प्रशासन, जिसमें पहला पॉइंट है उर। किसानों की बस्तियों को उर कहा जाता था, जो सिंचाई के कारण बहुत समृद्ध हो गई थी। दूसरा पॉइंट है नाडु। कई उर के समूह को नाडु कहा जाता था। न्याय करने और कर वसूलने का प्रशासनिक काम नाडु का ही था। हमारा तीसरा पॉइंट है सभा। ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्रह्मदेय कहते थे। इसकी देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। हमारा चौथा पॉइंट है उत्तर मेरूर अभिलेख। तमिलनाडु के उत्तर मेरूर से मिले अभिलेख से पता चलता है कि इस सभा का चुनाव कैसे होता था। चुनाव लॉटरी पद्धति यानी चुनावी पर्चियों को मिट्टी के घड़ों में डालकर होता था। अब हम जानेंगे इस चैप्टर के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ, जिसमें पहला है सामंत। सामंत का अर्थ है राजाओं के अधीन शक्तिशाली जमींदार। दूसरा शब्द है हिरण्यगर्भ यज्ञ। इसका अर्थ है क्षत्रिय बनने के लिए दंतिदुर्ग द्वारा किया गया अनुष्ठान। तीसरा शब्द है त्रिपक्षीय संघर्ष, यानी कन्नौज के लिए प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश के बीच की लड़ाई। चौथा है महमूद गजनी, सोमनाथ मंदिर को लूटने वाला शासक। पांचवा है चोल वंश, अपनी नौसेना, भव्य कांस्य मूर्तियों और मजबूत स्थानीय प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, ये था क्लास 7 हिस्ट्री का चैप्टर 2। अब आपके लिए एक छोटा सा सवाल, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने करवाया था? अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही आसान NCERT वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।